रंध्र स्टोमेटा। रंध्रों का वितरण तथा बहुलता। द्विबीजपत्री पादपों की पृष्ठाधारी पत्तियों में रंध्र प्रायः केवल निचली सतह पर, जबकि एक बीजपत्री व समद्विपार्श्विक पत्तियां की दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त द्विबीजपत्री की पत्ती में रंध्र अनियमित वितरित होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में समांतर अनुदैर्ध्य पंक्तियों में विन्यासित होते हैं। मरोद्भिद जातियों में रंध्र धंसे हुए होते हैं अथवा गर्त या खांच में स्थित होते हैं, जबकि जल निम्न पादपों में रंध्र अनुपस्थित अथवा निष्क्रिय होते हैं। पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्रों के वितरण के आधार पर पौधों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। अधोरंध्री रंध्र केवल निचली सतह पर उपस्थित होते हैं, उदाहरण सेब, बरगद, शहतूत। उभयरंध्री रंध्र दोनों सतहों पर उपस्थित होते हैं, परंतु निचली सतह पर ऊपरी सतह की तुलना में अधिक होते हैं, उदाहरण आलू, टमाटर, मटर, सूर्यमुखी। अधिरंध्री रंध्र केवल ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की पत्तियां के उदाहरण हैं निम्फिया, विक्टोरिया आदि। कुछ पत्तियों में रंध्र सामान्यतः अनुपस्थित या कार्यविहीन होते हैं, जिन्हें पोटेमोजिटोन प्रकार कहते हैं। रंध्र गति रंध्रों का खुलना व बंद होना रंध्र गति कहलाता है, जो गार्ड सेल्स द्वारा नियंत्रित होता है। गार्ड सेल्स जब स्थिर अवस्था में होती हैं तो इनकी बाह्य पतली व लचीली भित्ति पर बाहर की ओर दबाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह बाहर की ओर खिंच जाती है। इनकी बाह्य मोटी भित्तियां इस खिंचाव के कारण अवतल हो जाती हैं, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। इसके विपरीत जब रक्षक कोशिकाएं जब शिथिल अवस्था में होती हैं तो इनकी भीतरी भित्तियां अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती हैं, जिससे रंध्र बंद हो जाता है। रक्षक कोशिकाएं एपिडर्मल कोशिकाओं से आकार में छोटी होती हैं, इसलिए इसमें स्फीत परिवर्तन अपेक्षाकृत जल्दी होता है, अथवा स्फीत अवस्था में इनके आकार में लगभग 25% की वृद्धि हो जाती है। रंध्र गतियाँ विभिन्न पादपों में निम्न प्रकार से होती हैं: प्रकाश सक्रिय गति, तमो सक्रिय गति, जल सक्रिय गति, स्वतः गति, सक्रिय तथा निष्क्रिय गति। रंध्र गति की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए रक्षक कोशिकाओं की स्थिति व स्थिरता उत्तरदायी होती है, जो इन कोशिकाओं के परासरणी दाब पर निर्भर करती है। रक्षक कोशिकाओं का परासरणी दाब कई कारकों जैसे शर्करा सांद्रता, CO2 सांद्रता, आयनों की सांद्रता, pH का मान आदि पर निर्भर करता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषी सिद्धांत, फोटोसिंथेटिक थ्योरी। वान मोल के अनुसार प्रकाश में रक्षक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा परासरणी सक्रिय पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप इनका परासरणी दाब बढ़ जाता है। ये कोशिकाएं जल अवशोषित कर स्थिर हो जाती हैं, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण के अभाव में रक्षक कोशिकाओं का परासरणी दाब कम होता है। कम होने से शिथिल हो जाती हैं तथा रंध्र बंद हो जाते हैं। इस सिद्धांत के दोष हैं: नंबर 1,
इस मत के अनुसार पत्ती के वातावरण में प्रकाश की उपस्थिति में CO2 की सांद्रता बढ़ने पर अधिक रंध्र खुलने चाहिए, जबकि रंध्र आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं। दूसरा, अधिकतर पौधों में रक्षक कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पर्याप्त शर्करा एकत्र नहीं कर पाती हैं। तीसरा, कुछ पौधों में रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं, जबकि दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, रंध्र बंद रहते हैं। दूसरा मत है स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन मत। लॉयड के अनुसार रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च की मात्रा दिन में कम तथा रात में अधिक होती है। स्टार्च तथा मांड के अंतर परिवर्तन के रक्षक कोशिकाओं की परासरण सांद्रता प्रभावित होती है। प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होता है, जिससे रक्षक कोशिकाओं की प्रसारण सांद्रता बढ़ जाती है। रक्षक कोशिकाएं जल अवशोषित कर स्थिर हो जाती हैं तथा रंध्र खुल जाते हैं। इसके विपरीत अंधकार में शर्करा का परिवर्तन स्टार्च में होता है, जिससे इसकी परासरणी सांद्रता कम हो जाती है। रक्षक कोशिकाएं जल अवशोषित कर स्थिर हो जाती हैं तथा रंध्र खुल जाते हैं। इसके विपरीत अंधकार में शर्करा का परिवर्तन स्टार्च में हो जाता है, जिससे इसकी परासरणी सांद्रता कम हो जाती है। इस अवस्था में रक्षक कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं तथा रंध्र बंद हो जाते हैं। इस मत का स्कार्थ ने समर्थन किया था। इसके दोष हैं, कुछ पौधों की रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। दूसरा, रंध्र खुलते समय स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन नहीं देखा गया है, अपितु स्टार्च से कार्बनिक अम्लों का परिवर्तन देखा गया है। CO2 सांद्रता में परिवर्तन रक्षक कोशिकाओं में pH के मान 4.5 से 7 कैसे बढ़ती है, यह स्पष्ट नहीं है। तीसरा है ग्लाइकोट उपापचय परिकल्पना। जेलिड्स के अनुसार रंध्रों के खुलने में ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलेट से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिससे रक्षक कोशिकाओं का परासरणी दाब बढ़ता है। इसके साथ ही क्रिया में ATP का निर्माण होता है, जो रंध्र खुलने व बंद होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि ATP रक्षक कोशिकाओं में जल पंप करने में सहायक होती है। यह मत अधिकतर वैज्ञानिकों को मान्य नहीं है। चौथा है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। यह मत फ्यूजिनो ने प्रस्तुत किया था। फ्यूजिनो के अनुसार रंध्रों का खुलना रक्षक कोशिकाओं में पोटाशियम आयन की सांद्रता बढ़ने के कारण होता है। रक्षक कोशिकाओं में पोटाशियम आयन एपिडर्मल तथा सब्सिडरी सेल्स में प्रवेश करता है, जो इसके संग्रहण केंद्र स्टोरेज हाउस का कार्य करती हैं। रक्षक कोशिकाओं में पोटाशियम का स्थानांतरण सहाने व जेली के अनुसार इलेक्ट्रिक प्रोब तकनीक द्वारा हम्बले एम हसियो ने सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट अभिरंजन द्वारा प्रमाणित किया था। ऐसा माना जाता है कि पोटेशियम आयन का रक्षक कोशिकाओं में सक्रिय परिवहन ATP के सहयोग से होता है, जो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ATP श्वसन से भी प्राप्त होती है, जो अंधकार में रंध्रों के खुलने व प्रयुक्त होती है। रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया एब्सिसिक अम्ल तथा संबंधित प्रतिरोधकों के नियंत्रण में होती है। प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म में pH मान बढ़ जाता है। pH बढ़ने से स्टार्च का अपघटन कार्बनिक अम्ल में होता है।
ऐसा माना जाता है कि ग्लाइकोलिसिस तथा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण होता है तथा पीईपी से ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है, जो शीघ्र ही मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मैलिक अम्ल तथा मैलेट आयनों में अपघटित हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं की प्लाज्मा कला पर सक्रिय एच आयन व पोटेशियम आयन स्थानांतरण पंप की सक्रियता से एच आयन रक्षक कोशिका से बाहर सहायक कोशिकाओं में तथा पोटेशियम आयन सहायक कोशिकाओं से रक्षक कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। मैलेट आयन पोटेशियम का आवेश संतुलित करने का कार्य करते हैं। रक्षक कोशिकाओं की रिक्तिका में पोटेशियम व मैलेट की सांद्रता बढ़ने पर परासरणीय दाब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। रक्षक कोशिकाएं पास की कोशिकाओं से जल अवशोषित कर स्थिर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप रंध्र खुल जाते हैं। अंधकार में रक्षक कोशिकाओं का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे मैलेट एच आयन से क्रिया कर मैलिक अम्ल का निर्माण करता है। इसके साथ ही प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश फास्फोरिलीकरण बंद हो जाता है तथा एटीपी संश्लेषण के अभाव में आयन विनिमय पंप बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पोटेशियम का परिवहन सहायक कोशिकाओं में तथा एच आयन का परिवहन रक्षक कोशिकाओं में होने लगता है। इसके फलस्वरूप रक्षक कोशिकाओं का परासरणीय दाब कम हो जाता है तथा जल बाह्य परासरण द्वारा पास की कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। रक्षक कोशिकाएं शिथिल पड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप रंध्र बंद हो जाते हैं।